हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल में ट्रेन हादसा, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 7 से ज्यादा लोगों की मौत और 45 लोग बुरी तरह से घायल, कुछ की हालत गंभीर। बंगाल में हुए ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। रेल मंत्री अश्विनी से जाना हाल, हादसे को लेकर से ममता बनर्जी से भी की बात। देश में आज मनाई जा रही मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के मौके पर 75 लाख लोगों के सूर्य नमस्कार का आयोजन। असम से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का सूर्य नमस्कार का वीडियो आया सामने। दिल्ली में आज फिर छाया रहा जबरदस्त कोहरा। कोहरे की धुंध में खोए दिल्ली के कई इलाके। वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के चलते हुई दिक्कत। रुक करते हैं अब खबरों का। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत और 45 यात्री घायल है। ये ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही थी। इसी बीच मैनागुड़ी पार करते समय ये हादसा हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे, पुलिस प्रशासन समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे के शिकार लोगों को ट्रेन की बोगियों से निकालने के बाद स्थानीय अस्पताल भेजा गया। ये घटना गुरुवार को शाम करीब 5:15 पर हुई। तभी अचानक मैनागुड़ी के डोमोहानी के पास बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें से एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में भी उतर गया है, जिसमें से फंसे यात्रियों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि वहां और पास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था और ट्रेन इलाके से गुजर रही थी, इसलिए फौरन मदद के लिए बचाव दल को आने में समय लग गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25 रुपए दिए जाएंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी। और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुँचा हूँ साइट पर। निश्चित तौर पे डिटेल जांच होगी और हर पहलू पे जानकारी ली जाएगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पीएम मोदी ने बीकानेर ट्रेन हादसे के बारे में जाना। इसके अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी बातचीत कर घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए लिखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। मकर संक्रांति के दिन 75 लाख लोग एक साथ सूर्य नमस्कार उन्होंने किया। सूर्य नमस्कार करने वाले इन 75 लाख व्यक्तियों में भारतीयों के साथ साथ विदेश के लोग भी शामिल हुए। आयुष मंत्रालय का कहना है कि सूर्य नमस्कार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज के माहौल में जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति के पर्व को और अधिक खास बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने इस बार एक बड़ी तैयारी की है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 75 लाख लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल हुए। इस अभियान में विभिन्न मंत्रालयों के साथ साथ योग और सामाजिक क्षेत्र की बड़ी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है। सोनोवाल ने आगे कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं में फायदा मिलता है।
मकर संक्रांति पर इस बार नदियों में स्नान नहीं होगा। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे लगने वाले मेलों और स्नान पर रोक लगा दी है। नर्मदा, बेतवा और शिप्रा सहित अन्य तटों पर मेला और स्नान नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व मकर संक्रांति पर नर्मदा किनारे सदियों से मेले लगते आ रहे हैं। लोक परंपरा के ऐसे पर्वों में बड़ी संख्या में लोग नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। एसडीएम गोरखपुर के आदेश में घाटी पर समूह में इकट्ठा होने और नदी में सामूहिक रूप से स्नान करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश की समाजवादी पार्टी और जयंत सिंह की आरएलडी के गठबंधन में 29 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट शेयर कर दी गई है। लिस्ट शेयर करने के बाद आरएलडी के अध्यक्ष जयंत सिंह ने ट्वीट किया कि मुझे विश्वास है गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इन प्रत्याशियों के चुनाव में पूरी निष्ठा से मेहनत करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि एक एक विधायक से बनेगी आपकी विधानसभा, आपकी सरकार। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के ट्विटर हैंडल से शेयर करे ट्वीट पर नजर डाले तो यह लिखा गया कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। इसी के साथ ही सपा और आरएलडी के 29 कैंडिडेट के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। यूपी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। इस बार कोरोना के चलते किसी भी तरह की रैली और जनसभा पर रोक भी लगी हुई है। ऐसे में वर्चुअली ही नेता जनता से संवाद कर सकेंगे। गुरुवार को जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में 29 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट शेयर कर दी गई है, तो वहीं इससे पहले कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट शेयर कर दी। बीजेपी और योगी सरकार ने मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि वे बीजेपी को बेहद कम सीटों पर समेट देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी को 2017 से पहले की तरह 45 सीटों पर सिकोड़ देंगे। क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, खुद ही सुनिए। आयोगों, निगमों के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एनसीपी किस्मत आजमाएगी। ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने खुद दी है। मलिक ने गुरुवार को कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अभी एक सीट का ऐलान हुआ है और अन्य सीटों के लिए वार्ता जारी है। यूपी में बन रहे इस गठबंधन को हमारा सपोर्ट है। सपा के साथ इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले सुभा सपा, शिवपाल यादव की प्रसपा, केशव देव मौर्य का महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, टीएमसी और एनसीपी है। बीते दिनों एक बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी मंथन किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश जी ने जो छोटे दलों का गठबंधन बनाया है, हमने निर्णय लिया था हम उनके साथ रहेंगे। एक सीट को उन्होंने घोषित कर दिया है और लोगों को लेकर चर्चाएं चल रही है। हम पूरा प्रयास है हमारा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन जहाँ पे कम ज़्यादा जितनी भी ताकत है, हम सभी मिलकर जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन रहा है उसको पूरी ताकत देंगे और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की जो बयार है उसे और तेज करने का काम करेंगे। उसको समाजवादी पार्टी के हैंडल पे बाकायदा ऐलान किया गया और जो भी बातें होंगी प्रफुल्ल भाई और अखिलेश यादव जी के बीच में चर्चा चल रही है। सवाल कितनी सीट लड़ा जाएगा ये नहीं, सवाल ये है कि सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं उसे एकजुट किया जाए
जो अन्याय अत्याचार की राजनीति है उसे समाप्त किया जाए। निश्चित रूप से उस दिशा में हम आगे जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर 14 जनवरी से अत्याधुनिक सुविधाओं वाली 100 नई बसें सड़कों पर चलने लगेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 12 मीटर लो फ्लोर एसी नई सीएनजी बसों के रूट्स भी फाइनल कर दिए गए हैं। इन बसों को ग्रामीण इलाकों से भी जोड़ा जा रहा है ताकि जहां पर बसों की कमी है वहां पर लोगों को बसें आसानी से मिल सके। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि सड़कों पर लाई जा रही नई बसों में जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी, आपातकाल के दौरान लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होगी। BS6 कैटेगरी की बसें होगी और दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा भी होगी। महिलाओं के लिए पिंक सीट होगी। गहलोत ने विभाग को निर्देश दिए थे कि दिल्ली में जहां जहां बसों की कमी की परेशानी आ रही है उन सभी जगहों को नई बसों से कवर किया जाएगा। और अब दिल्ली में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जल्द ही DTC की एक इलेक्ट्रिक बस को ट्रायल के तौर पर ITO के आसपास चलाया जाएगा। कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अमेरिका जैसे देश में एक दिन में करीब 14 लाख नए मामले सामने आए। हमारे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं दहशत की स्थिति ना बन जाए। भारत ने अपनी पात्र आबादी के 92% से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दी है। लगभग 70% पात्र लोगों को उनकी दूसरी खुराक भी मिल चुकी है। भारत पहले ही लगभग 3 करोड़ 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कर चुका है। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। दिल्ली में गुरुवार को भी कोरोना बम फूट गया और बीते 24 घंटे में 28,867 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर दिल्ली में 19.21% है, जबकि 31 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हुई। संक्रमित केसों के मामले में दिल्ली ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में मिले नए कोरोना के मामले बुधवार की तुलना में गुरुवार को 27.1% अधिक है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिल्ली में पीक के समय एक दिन में 35 से 70 हजार तक मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि अब रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 28,000 से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अभी मरीजों के भर्ती होने की दर बेहद कम है। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजधानी मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 13,702 नए मामले सामने आए। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 21% तक पहुंच गई है और बेड ऑक्यूपेंसी रेट में भी इजाफा हुआ और ये 17% तक पहुंच चुकी है। देश में मिले नए कोरोना के मामले बुधवार की तुलना में गुरुवार को 27.1% ज्यादा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो सक्रिय मामलों में 1,62,212 की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले टॉप 5 राज्यों में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों में कोरोना की रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। यहां पर 3 दिन में 4500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में हिमाचल में सख्ती और बंदिशें लगने की संभावनाएं बढ़ गई है।
शुक्रवार को हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रेजेंटेशन देगा। हालांकि चर्चा यहां पर यह भी है कि हिमाचल में एंट्री के लिए नियम और ज्यादा सख्त किए जा सकते हैं और साथ ही साथ कोरोना के हॉटस्पॉट जिलों में पाबंदियां भी बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि सरकार प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के पक्ष में है। वैसे भी सरकारी कार्यालय दफ्तर प्रदेश में 5 दिन ही खुल रहे हैं, लेकिन अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों और प्राइवेट ऑफिस के लिए भी 5 डे वीक हो सकता है। कोरोना वायरस को लेकर इस समय सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर वायरस हवा में कितनी देर तक संक्रामक रहता है। ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रवृत्ति को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। रिसर्च के मुताबिक एक बार सांस छोड़ने के बाद कोरोना वायरस हवा में 5 मिनट तक ही संक्रामक होता है। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि वायरस के कण हवा के संपर्क में आने के बाद सिर्फ अधिकतम 5 मिनट तक ही संक्रामक रहते हैं। प्री प्रिंट अध्ययन के अनुसार वायरस की शुरुआती संक्रामकता 20 मिनट में 10% कम हो जाती है। कोरोना वायरस की संक्रामकता को जानने के लिए एक खास तरह की किट और एक इलेक्ट्रिक क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था। इस इलेक्ट्रिक क्षेत्र में ठीक उसी तरह के सामान्य वातावरण बनाया गया जैसा होता है। फिर इसमें वायरस की कई छोटी बूंदों को प्रवेश कराया गया। रिसर्च में सामने आता है कि कम सापेक्ष आर्द्रता के संपर्क में आने पर वायरस की संक्रामकता सिर्फ 5 मिनट के अंदर 54% तक घट गई। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि हालांकि कम RH पर संक्रामकता में प्रारंभिक नुकसान लगभग तुरंत होता है, फिर भी वायरस की संक्रामकता अधिक स्थिर रहती है, जो अगले 5 मिनट में औसतन 19% तक कम हो जाती है। हालांकि अभी भी इस निष्कर्षों की समीक्षा किया जाना बाकी है। सांसद दिया कुमारी ने अलवर और राजस्थान के अन्य जिलों में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर गहरा रोष जताते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अपने बयान में सांसद दिया ने कहा कि 16 साल की दिव्यांग बच्ची के अपहरण और उसके साथ हुए राकेश गोसाई की रिपोर्ट। राजस्थान में जो एक मूक बधिर किशोरी के साथ घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना हमारे राजस्थान में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान सरकार इसके लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मैं तो इनको ये कहना चाहूंगी कि ये जो जिस तरह से चैन की नींद सोते हैं, ये सोते कैसे हैं? इनको कैसे ये लोग इस तरह की घटनाएं होने देते हैं? अभी तक इस घटना पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को पकड़ा नहीं गया। मैं इस सरकार को कहना चाहूंगी कि आपका कोई हक नहीं है सत्ता में रहने का। इन पे जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसके बाद सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारा राजस्थान वीरों की वीरांगनाओं की धरती है, लेकिन आज ये एक रेप कैपिटल बन गया है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। मैं भी एक महिला हूं और मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं राजस्थान आज एक ऐसे राजस्थान में जी रही हूं जहां पर हमारी महिला बहनें सुरक्षित नहीं। अगली खबर यूपी के बलिया से सामने आ रही है, जहां धान की सरकारी खरीद की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। बलिया में लक्ष्य की अपेक्षा में धान की सरकारी खरीद बेहद कम हो पा रही है। बलिया में धान खरीद के सरकारी लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक महज 35% ही धान खरीद हो पाई है, जबकि पीसीएफ ने धान खरीद के सरकारी लक्ष्य की अपेक्षा में अभी तक महज 48% खरीद ही की है। ऐसे में 28 फरवरी तक जिले में धान खरीद के 100% लक्ष्य को पूरा कर पाना सरकारी एजेंसियों के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पीसीएफ बलिया को 20 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद की जा रही है। जो पीसीएफ बलिया को 20,000 MT का लक्ष्य दिया गया था जी, जिसके सापेक्ष हमने 9368 MT खरीद कर लिया है, लगभग 50%। जो पीसीएफ बलिया को लक्ष्य दिया गया था, लक्ष्य के सापेक्ष 50% हमने खरीद कर लिया है। दिल्ली और हिसार के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसके लिए रेल मंत्रालय इस रूट पर एलिवेटेड रूट लाइन बिछवाएगा। कहा गया है कि इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से हिसार के बीच नई रेलवे लाइन बनाने और इस मार्ग पर सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। इससे दिल्ली IGI एयरपोर्ट और हिसार एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।
फिलहाल दिल्ली से हिसार के बीच 180 किलोमीटर की दूरी सामान्य रेल से 4 घंटे में तय होती है। एलिवेटेड रेल लाइन से महज 1.25 घंटे लगेंगे। इसके अलावा दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यदि ज्यादा एयर ट्रैफिक होगा तो कुछ एयर ट्रैफिक हिसार एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया जा सकेगा। इससे हिसार एयरपोर्ट को भी एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में अब तक हुई बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। प्रदेश में बीते 12 दिनों के अंदर 46 लोगों की जान इस बारिश और बर्फबारी के चलते हो चुकी है। इतना ही नहीं, 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। राजस्व विभाग नुकसान के आकलन में जुटा है। बर्फबारी और बारिश के चलते 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच इन 46 मौतों में से अधिकतर मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं और गिरने के चलते हुई है। सबसे ज्यादा मौत चंबा जिले में हुई है। चंबा में 12 मौतें हुई, बिलासपुर में 6, हमीरपुर में 1, कांगड़ा में 1, कुल्लू में 3, मंडी में 5, शिमला में 7, सिरमौर में 5, सोलन में 3 और ऊना जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। सूबे में इन 12 दिनों में 11 कच्चे मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए, जबकि 2 पक्के मकानों और 34 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 24 गौशालाओं को भी क्षति पहुंची। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।